अच्छा, सेशन कौन सा मैम? जिन मैम का कल कॉल किया था वो कल के से कौन सा सेशन बाय द वे? मैम हर्षित सर ले रहे हैं जो 11 बजे का। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑल राइट, हाँ ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, करते हैं फिर स्टार्ट। थोड़ा सा रफ नोटबुक लेके बैठो और ये समझ लो कि लास्ट बार रिवीजन हो रहा है दोबारा से तुम्हारा इनऑर्गेनिक का। सो आज 2 दिन लगेंगे इसमें कराने में, आज नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे, राइट? तो अपना ये रहेगा, 2 दिन वी विल स्पेंड ऑन दिस। तो लगा लो ऑलमोस्ट तुम्हारी, ये देखो 2025 लिख रही हूँ यार मैं, कैसे क्या कैसे चलेगा? तुम लोग याद क्यों नहीं दिलाते हो? 26 में पहुंच चुके हैं हम और मैं अभी 25 में ही हूँ, ठीक है। ओके, हाँ। तो क्या कह रही थी मैं कि 2 दिन तो हम इस पे स्पेंड करेंगे, राइट? और हमारे पास फिर 2 दिन और बचेंगे, जिसमें एक्सक्लूडिंग पेपर डिस्कशन वाला पार्ट। तो उसमें मेरे पास 2 दिन बचेंगे, तो 2 दिन में हम लोग पूरी केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन। मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, अराउंड 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ठीक है। जितने क्लास में डिस्कस होंगे, कितने होंगे, सवा सवा घंटे में 25 हो जाएंगे। और बाकी फिर तुम वो घर पे करोगे, राइट? तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस का सेट बना लेंगे, बना लूंगी मैं, तुम तो क्या बनाओगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 दिन उस तरीके से स्पेंड करेंगे। तो कोई भी बच्चा क्लासेस मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट वीक भी आप लोगों की क्लासेस लगेंगी। और उसके अलावा आपके 2 मॉक टेस्ट और आप लोगों के रहेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपका 11 जनवरी को लास्ट मॉक टेस्ट होना है ना। लेकिन 2 और होंगे एज अ प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। तो नाउ देयर विल बी 2 more मॉक टेस्ट, ठीक है, आफ्टर 11 जनवरी। एक होगा आपका 14 जनवरी को और एक होगा आपका 18 जनवरी को, 14th एंड 18th को आपका होगा। तो एक तरीके से 2 और आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर करने का लाइक मौका मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो अगले हफ्ते भी क्लासेस लगेंगी, तो आप लोग अटेंड करेंगे, करने आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना मैंने जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है ना, वो मैंने लिया है ऑलमोस्ट। तो मैं सारी ही एक्सेप्शंस करा दूंगी, क्योंकि मेन जो एक्सेप्शन है वो आपकी पी ब्लॉक में ही है और कहीं नहीं है ना। मेन एक्सेप्शन अपनी पी ब्लॉक में है, डी एंड एफ ब्लॉक में है, और तो कहीं ज्यादा नहीं है। तो जो जो अपने को यहाँ पे जो जो मेरे को मिली है एक्सेप्शंस, जो आपको ध्यान, जो बच्चे भूल सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस आप लोगों को बताती हुई चलूंगी। तो आप लोगों को कोई फेयर नोटबुक में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सिर्फ रफ नोटबुक निकाल लो, ठीक है। मन हो तो कुछ लिखने का उस पर लिख लो। अगर आपको लग रहा है कि सुनने से ही चीजें रिवाइज हो रही हैं, तो आप सुन भी सकते हो। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि रट लो जाके, पहले एक बार मैं बता देती हूँ ये है क्या चीजें। तो और ये पीडीएफ आपके पास ही आएगी, तो आपको सिर्फ सुनना है, तो आप सुन भी सकते हो। फर्स्ट देखो अपने पास क्या है। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बता रही हूँ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जहां जहां एक्सेप्शंस आती है वो आपकी वीबीटी है। वीबीटी के अलावा कहीं और एक्सेप्शन हमने नहीं देखी है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि अगर मान लो कोबाल्ट+3 की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो बॉन्डेड है वाटर के साथ, ऑक्सलेट के साथ, तो लिगेंड जो है वो बिहेव करते हैं एज अ एसएफएल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें मैं एक और पॉइंट इसके साथ ही ऐड करना चाहूंगी कि या तो ऑक्सीजन डोनर हो या फिर नाइट्रोजन डोनर हो। जैसे अमोनिया हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया, है ना। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और आपने देखा भी है पेपर में कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने कोबाल्ट+3 पे आते हैं। अभी भी आएगा, तो गलत मत करके आइएगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, राइट, पेयरिंग हो जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा
जो ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि अगर कॉपर प्लस टू आपका वोटर के साथ जो है लिगेंड, मतलब लिगेंड है वोटर, तो उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, राइट। उसके अलावा ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वाले है ना वो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। तो पहले वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, अगर निकल +4 में है, ठीक है, तो फ्लोराइड आयन के साथ, अगर फ्लोराइड आयन के साथ है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसमें मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर सकती हूँ, जब निकल +4 है, जब उसका चार्ज बढ़ रहा है, तो इवन उसके साथ वीक फील्ड लिगेंड भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। बट यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, अगर आयरन +2 में है, मैग्नीज +2 में है और NH3 आपका लिगेंड है, तो वो लिगेंड बिहेव करेगा आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ये तो मैंने तुम्हें लिखवा भी रखा है, इसकी साथ साथ तुम कोबाल्ट भी लिख सकते हो। मैंने मन फेको करके तुम्हें याद करवाया था, मन फेको, अगर अमोनिया है तो वहां पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यस, अगर निकल +4 में है तो जब फ्लोरीन इतना वीक फील्ड लिगेंड है, वो खुद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो बाकी सब भी करेगा, ठीक है। चलिए आइए, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, जिंक से लेकर आपके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अप टू अमोनिया इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तुम इमेजिन भी कर सकते हो, मतलब कोई एग्जांपल भी लिख सकते हो। क्या कहते हो, जैसे मेरे पास है, कोई भी ले लो, ये वाला देख लो, मेरे दिमाग में ये वाला आ रहा है, Mn2+, क्या बनाता है ये, D5sp3d2, बोलो हाँ या ना। ये वाला देखो, निकल, क्या बनाता है ये, sp3d2 d8, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और फिर आ जाओ नेक्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला पॉइंट, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, पैलेडियम होते हैं, कॉपर होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो dsp2 हाइब्रिडेशन दिखाते हैं विद एनी टाइप ऑफ लिगेंड। इसमें तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके 4D और 5D सीरीज वाले मेंबर हैं, लिखवाया था मैंने ये, तो अगर उसमें आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, डजंट मैटर, वो क्या करेंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसपे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं या फिर आगे आने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी बात और ऐड रिवाइज करवाऊंगी तुम्हें, एक बार आना। आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर तुम्हारी इधर आओ, अगर तुम्हारा D1, D2, D3 है, मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, अगर D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की, तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2sp3 होती है, डजंट मैटर कि आपका लिगेंड कैसा है। अगर D8, D9, D10 होता है, डजंट मैटर कि आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हमेशा ऑलवेज sp3d2 है। ध्यान रहेगा, यहीं से ही सवाल बन जाते हैं। और अगर आप लोगों का पंगा कहाँ पे आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है और 7 में आता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर SFL है तो D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग हो जाएगी, और अगर WFL है तो sp3d2 पेयरिंग वहां पे नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम्हें बिल्कुल प्रिसाइजली बताऊं कि पेपर में कहां से आएगा, NCERT का एक पैराग्राफ दिया हुआ है तुम लोगों को VBT का, बस। वैसे तो मेरे को लगता है तुम सबको आता होगा ये, बट अगर इनकेस आप रिवाइज कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, VBT का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ लो, वहीं से ही आएगा, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में कुछ खास मेरे को नहीं दिखा, ठीक है। आइए,
उसके अलावा बात करेंगे, अब दोबारा देखो, क्योंकि मैं तुम लोगों को ग्रुप 13 14 पढ़ा चुकी हूँ, एक बार दोबारा सारा मैं रिवाइज करा रही हूँ आज। और जो अपने ग्रुप 14 के क्वेश्चन छूट गए थे ना, वो इसी एक्सेप्शंस के साथ मैं कवर करूंगी। क्लियर है? तो दोबारा मैं करवा रही हूँ तुम्हें ग्रुप 13, इसलिए जल्दी से आओ और देख लो। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होते हैं। हमें टेबल को ही, बेसिकली डेटा को ही देखना है। यही मैं कह रही थी कि एक दिन पहले जो है किस तरीके से डेटा को जो है तुम्हें देखते हुए चलना है। ठीक है, आइए। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टेबल है, वो जरूर पढ़ लेना। बाकी मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी ना, तो वो एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो टेबल भी मैं ले आऊंगी। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये याद रखना, जो ये गैलियम, इंडियम, थैलियम है ना, इसमें डी और एफ की फिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ पंगे आएंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में हम लोग क्या देखते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे साइज 88 से 143, 135। इधर देखो, गैलियम का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। यस और नो? तो गैलियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम का ज्यादा साइज है गैलियम से, राइट? तो इसका रीजन क्या देखा था हमने, कि क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही थी। यस, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो रहा है। ऐसे ही इंडियम और थैलियम में तो वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, थैलियम का ही ज्यादा है इंडियम से, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर भी तुम्हें दिख रहा है। बराबर क्यों दिख रहा है तुम्हें, सेम सिमिलर सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगेन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, साइज जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया है, इसलिए 170 इसकी एटॉमिक रेडियस है। रट्टा नहीं आ सकती ब्रिजिंग लिगेंड की तुम्हारे उसमें जेई मीन्स में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिंदास होके छोड़ जाओ। ठीक है, तो 170 जो है बेसिकली इसलिए आ गई है, आपको याद नहीं। और प्लीज जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, कोई और टॉपिक के बारे में नहीं पूछोगे। अगर आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो क्लास के दौरान, तो प्लीज आप क्लास से चले जाइए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ लो। तुम कोई और टॉपिक से पूछते हो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, आप क्लास के बाद में पूछ सकते हो। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये दोनों सवाल पेपर में आ चुके हैं, बच्चों को लगता है आयनिक रेडियस में भी ये पंगा होगा कि गैलियम और एल्यूमिनियम में पंगा होगा। ध्यान रखना, आयनिक रेडियस में कोई पंगा नहीं है, इसकी देखो कोई पंगा नहीं है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मैम, डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं मैम, देयर इज सम इरेगुलरिटी इन दिस। तो ये कम हुआ मैम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो बढ़ गया, फिर कम हुआ, बढ़ गया। तो इसको हमने W से याद किया है, तो प्लीज ये ध्यान रखना। तो W कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाना। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें दिखेगा तुम्हारे पेपर में सवाल, तुम देख लेना जिसका 21-22 शिफ्ट में है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तुम बस यही बना लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर थैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का और इंडियम का। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मैंने बताया है, तुम्हें सेकंड थर्ड का नहीं करना, ना तो कभी आया है ना कभी आएगा। ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, बोलो। सुमित हो जाएगा, संदीप हो जाएगा। आर्यन, तुम्हें इनऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, इसमें अब ध्यान से देखो, क्योंकि छोड़ के नहीं आने अपने को, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, घटी, बड़ी, 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 है ना? तो इसको हम ऐसे याद कर रहे थे, भालू, थालू, इंडिया गए आलू लेने। सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो जाएगा। डेंसिटी मैम ध्यान रखनी है, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो आपको इसको याद नहीं करना। मेल्टिंग पॉइंट में हाँ, थोड़ा सा आजकल ना मेल्टिंग पॉइंट का भी पूछने लग गए हैं,
तो मेल्टिंग पॉइंट में मैंने कहा था बोरोन का, एक तो याद रखोगे कि बोरोन का, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में तो सिर्फ आप ध्यान रखो कि बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और तुम्हें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पता, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कंटिन्यूस कम हो रहा है, 2700, 2600, 2300, 1700, इसलिए याद नहीं रखना इसमें। तो ये ध्यान रखना बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का सबसे ज्यादा होता है और गैलियम का सबसे कम होता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, पॉपुलर सवाल है। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मेल्ट कराने के लिए। और गैलियम तो देखो कितना कम मेल्टिंग पॉइंट है, समर में तो लिक्विड फॉर्म में है गैलियम। ठीक है, तो एक ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल में आपको सिर्फ यही करने की जरूरत है। ठीक है, क्या बोलो? यस मैम। यस मैम। चलिए डन हुआ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है ना, वही दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन, कि एटॉमिक रेडियस में हमने ये देखा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का ही है जो मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये बस कुछ रीजंस लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों है, वो सबको तुम्हें पता है। ठीक है, उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है, वो हमने डब्ल्यू से देख ही लिया है। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी हमने देख लिया, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हमने देख लिया है, बोरोन का हाई होता है और गैलियम का सबसे ज्यादा लो होता है। मैम हमसे ऑर्डर पूछेंगे क्या? देखो पूछने को तो पूछ सकते हैं वो, लेकिन पूछेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम ये याद कर लो, क्योंकि जितना तुम मल्टीपल ऐसी चीजें रिवाइज करोगे जो बहुत ज्यादा कभी पूछी नहीं गई है, तो तुम भी भूल जाओगे। बेटर है कि नहीं करो। ठीक है, बस ये याद रखो किसका हाई है और किसका लो है। ठीक है, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है, कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका कम नहीं होता, 2600 होता है। मेक्स इट अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है जो याद रखना है? बोरोन का छोटा साइज होने की वजह से जो इसके फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बोरोन ये नहीं बनाएगा। ठीक है, आप सोचो कि मैम बोरोन 1s2 2s2 2p1 होता है, तो ये कब दिखाएगा? जब ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे और ये वाले भी निकाल दे। भाई साहब इतना आसान नहीं है, इसलिए क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, याद हो रही है चीजें? इसको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा ना आपको, यही करके जाना जिस दिन तुम्हारा पेपर है। तुम्हारा पेपर है मान लो 21 को है, तो 20 को रात को बैठ के पढ़ लेना, बस बहुत है, क्योंकि सारा है ही, सारा पी ब्लॉक का खेल है। राइट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक दो मैंने क्वेश्चन भी डाल दिए थे बीच में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुम्हें आसानी भी हो रही होगी समझने में, क्योंकि ये भी मैंने कराया है, 2 दिन भी नहीं हुए इसको करवाए हुए, तो और ज्यादा दिमाग में रहेगा। यही मेरा इंटेंशन भी था कि तुम्हें पी ब्लॉक सबसे लास्ट में कराऊं। अब ये तुम देख लेना, भूलोगे ही नहीं, सिर्फ एक बार और रिवाइज कर लेना। बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड द स्मॉल साइज ऑफ बोरोन फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोर, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ये आपका पी, सारे मैंने पीवाईक्यूज ही लिए हैं 22 से 25 तक। ठीक है, हाँ बोलो राहुल, कुछ हुआ? नो मैम। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज अगेन अ पीवाईक्यू। एक मिनट आप ये करो। यस, तो आपसे क्या बोला है? देखो हमें ना एक्सेप्शन को भी इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ और घुमा ना दे हमें।
है ना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अंदर तक जाके पढ़ना है उसको। तो वो कह रहा है डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम। हाँ, बोरोन से एल्यूमिनियम में जा रहे हो तो अच्छा खासा जंप आ रहा है, लेकिन जब तुम एल्यूमिनियम और गैलियम में देख रहे हो नहीं आ रहा है। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है। रीजन भी क्या है इसका वैसे, गैलियम में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइम पर कोई भी ऐसी चीज मत पढ़ना, रिवाइज मत करना जो इंपॉर्टेंट नहीं है। पता चले तुम लोग ऑर्गेनिक में SIR SIP इफेक्ट पढ़ने लग गए, कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको पढ़नी है, लेस इंपॉर्टेंट वाली चीजें इस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे कोई बच्चे। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। बोरोन का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लैटिस उसका काफी स्ट्रॉन्ग है, तो क्रिस्टलाइन, देखो दो चीजें होती है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में मैंने शायद बताया था एटम्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड, ठीक है। तो कोई चीज अगर ऑर्डर मतलब कोई बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज की हो ना, उसको बिखेरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ी बिखरी हुई है उसको और बिखरना थोड़ा सा आसान होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो बोरोन होता है दैट इज अनरिएक्टिव, और एल्यूमिनियम तो क्या करता है, सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बना लेता है जो कि अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमोर्फस बोरोन, आया था ना एक क्वेश्चन ऐसा, जो अमोर्फस बोरोन होता है और एल्यूमिनियम होता है भाई साहब, वो रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, ये B2O3 का ऑक्साइड बनाएगा और ये Al2O3 का। दोबारा ये सवाल आने के 90% चांसेस हैं, राइट। ये नहीं करना, छोड़ो, ये वही लिखा हुआ है वैसे जो भी मैंने बताया। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ये भी आने के पूरे चांसेस हैं। बोरोन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड, क्या होगा, बोरोन का एसिडिक है, बोलो, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, और ये क्या है अपने बेसिक है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ती हूँ, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, इसकी डेटा देखो। सबसे पहले कौन कौन से बंदे आते हैं इसमें, कार्बन सिलिकॉन, प्लीज बोर नहीं होना है, ये तुम लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ये बंदे हैं 5। एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, 6 जर्मेनियम, इन सबका तुम लिख लोगे आराम से अगर तुम्हें कार्बन का पता है तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, सौम्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, क्लास में हो या नहीं हो। तो पता चले मैं ही कथा सुना के चली गई और तुम लोग कंबल लपेट के सो गए, ऐसा है तो जा सकते हो यार क्लास से, क्योंकि इसमें मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा आपको, लेकिन रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से तो कुछ नहीं पूछ पा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी गौरव जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की, 1s2 2s2 2p4 और 2p2 ना बोलो 2p4, अभी लगता है एक चाटा 2p4। 2p4 किसका होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना, जर्मेनियम में, टिन में और अपना लेड में F4 D वाले भर रहे हैं, जर्मेनियम टिन में D वाले और लेड में F वाले। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की, कोवेलेंट रेडियस की। डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, हाँ मैम बढ़ रहा है। कार्बन से सिलिकॉन अच्छा खासा बढ़ रहा है, फिर इतना नहीं इंक्रीज आ रहा, फिर 122 से 140 हुआ है, 20 का कुछ डिफरेंस आया है, और यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो आप देखो सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन लेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, रीजन वही है, जर्मेनियम में D इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, लेड में F की हो रही है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, तो तुम लोगों को ऐसे ही रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है कि ग्रुप नंबर 13 में पूरा लिखना है एक एक जगह ऐसे, कि ग्रुप 13 में जो मैम ने बताया था, रेडियस बताया था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, वहां पे एक्सेप्शन थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, और वहां पे भी सिर्फ किसकी थी, एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम की थी, ठीक है। आयनिक रेडियाई में क्या कोई एक्सेप्शन है,
M+4 नहीं मैम, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, एंथैल्पी की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए बताओ भाई, घटनी चाहिए, घट रही है क्या? 1000, 786, 761, 708 और 715, लेकिन मैम ये बढ़ गई है, एक्सेप्शन आई, वहां पे भी आई थी ना, वहां तो W से याद किया था, लेकिन यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज। यहाँ पे किसकी होगी? कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन की होनी चाहिए थी, लेकिन कौन आया बीच में? लेड आया। क्यों आया पता है ना? ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट हो रहा है। मनीषा आप अभी आए हो क्लास में? आगे चलूं, क्या कहते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है मैम? घटी 2.5 से 1.8, ये तो बराबर होगी, बराबर हो गई, ये बढ़ गई मैम, क्या हो रहा है ये? देखो वैसे तो देखा जाए सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन लेड की थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों है? अगेन वही F इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है उसकी, ठीक है। तो कार्बन की सबसे ज्यादा, लेड की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की क्या होगी? बराबर। देखो अगर मान लो ये सवाल आता है पेपर में, है ना, ये सवाल मान लो पेपर में आता है, तो ऑप्शन में ये भी होगा जहां पे उसने इक्वल भी दिखा रखा हो, तो तुम्हारा जरूर स्ट्राइक करेगा माइंड में, हाँ कुछ ऐसा पड़ा तो था जहां पे बराबर था। और ग्रुप 13 में हमने क्या किया था? भालू धालू इंडिया गए आलू लेने, वहां पे ये सीन था, ठीक है। अच्छा डेंसिटी याद करनी है इसकी, देखो डेंसिटी अगर याद करनी है तो 3.51, इधर देखो एक बार, फिर 5.32, 7.26, 11.34, सारी तो बढ़ रही है, लेकिन बीच में कम वक्त इसने खराब कर दिया काम। सिलिकॉन की डेंसिटी सबसे कम हो गई है, लेकिन ये याद नहीं करना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी डेंसिटी पे कभी सवाल नहीं बनाया है यहाँ से, ठीक है मैम। अब आ गया तो कर लो फिर लर्न, लेकिन मल्टीपल चीजें करोगे उतना ही भूलोगे, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि पीप लोग के वही ट्रेंड्स रहते हैं जो आते हैं। अच्छा अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अब तुम मुझे बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो अपना ग्रुप 14 के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा थे या फिर ग्रुप 13 के मेल्टिंग पॉइंट हमारे ज्यादा थे? 13 में हमारे पास 2400, 900, 300, 400 और 500 के आसपास थे। 14 में हमारे देखो 4000, 1600, 1200, 500, 600, 14 के ज्यादा। याद करो इसको, याद करो। ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एनर्जी भी पहली ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, कार्बन फैमिली बोरोन के बाद आती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या है, इनके ग्रुप 14 की फैमिलीज के क्या है, ज्यादा है। समझ आई? तो ये एक चीज ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? देखो भाई हमारा सबसे फेवरेट कार्बन का मिलेगा यहाँ पे। कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि कार्बन का तो आपको पता ही है भाई, कैटिनेशन एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, ऊपर से सिलिकॉन के कैसे कैसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बन और सिलिकॉन के सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है? सबसे कम टिन का है। देखो इसमें आपकी मर्जी, आप इसको अगर याद कर सकते हो तो आप कर लो, वरना आप स्किप भी मार सकते हो। थोड़ा सा अगर रफली आपको ध्यान रखना है, कार्बन और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा है, टिन का सबसे कम है, ऐसे करके आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में देखो, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और ये भी आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी ध्यान नहीं रखना है, यानी कि मैम करना क्या है फिर, कोवेलेंट रेडियस में वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ लेड का पंगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना है, बस मेन ये दो ध्यान रखना है। और मेल्टिंग पॉइंट कार्बन सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता है, टिन का कम होता है, और हाँ ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। ये पॉइंट्स याद करने हैं तुम्हें, ठीक है। एक बार ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो फटाफट। There is a considerable increase in covalent radius from carbon to silicon. Thereafter, from silicon to lead, a small increase. This is due to the presence of completely filled and d-f orbital in heavier member. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। Done?
हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, मान लो एग्जामिनर लेट से कोवेलेंट रेडियस ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, घबराना नहीं, इसी को ही ठीक करके आना फिर, समझे। मान लो ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये मत सोचना क्वेश्चन गलत दे दिया, अगर वो ऐसे करके दे तो उसको भी आप सही मान के आओगे। आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, स्मॉल इंक्रीज है, वही मैंने जो है बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैंने बता दिया है ना, ठीक है, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट कार्बन सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता है, मैंने ये याद बोला है, और टिन का जो होता है वो कम होता है, बस ये याद रख लेना। कैटिनेशन में क्या था बताया था, कार्बन का कैटिनेशन, देखो अब मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ऐसे याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन सिलिकॉन का ना, तो यही ऑर्डर होगा कैटिनेशन का भी। जर्मेनियम टिन का ऑलमोस्ट सेम होगा, ध्यान रखना लेड कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाता है, ठीक है। कार्बन को तो आपको पता ही है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली तुम लोगों ने, सिलिकॉन भी दिखाता है, जर्मेनियम टिन का लगभग सेम रहता है, लेकिन लेड कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाता। अब यहां से तुम्हें क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखेंगे कि लेड नहीं दिखाता है कैटिनेशन, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ध्यान रखेंगे, साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम होती जाएगी, हाँ या ना, तो ये देखो कम हो रही है, ठीक है। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और पी पाई, क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते बेटा, तो इसीलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म्स भी दिखाता है। तो ये पॉइंट्स जो थे, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यहां तक याद हो गए, एक बार और रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, 13th पॉइंट पे। वो कह रहे हैं कि सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर, है ना, क्योंकि +4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे देने मुश्किल है, इसलिए वो शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। कौन कौन से थे, आ जाओ, पहले बोला है, फिर 14 पॉइंट बोलता है सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हैलाइड्स, ओके, यहाँ पे हैलाइड्स की बात की गई है ग्रुप 14 के, तो वो कह रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उनका टेट्राहेड्रल होता है, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है, मेन तो मुझे ये बताना था कि SnF4 और PbF4 आयनिक होते हैं, याद रखना, पूरे चांसेस है इनको भी पेपर में दिया जाएगा। टिन का, क्लोराइड और लेड का आयनिक इन नेचर होते हैं, और PbI4 तो भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये मत सोचो मैम इनके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आंसर, नहीं, जो एक्सेप्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है तुम अपने आप से वो कुछ उठा के नहीं पूछ लेगा। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब आपका, पहले तो ये सुनो, जो लेड है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। तो जब आपका स्टार्टिंग में PbI बॉन्ड बनता है तो एनर्जी तो रिलीज होती है, कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि लेड में जो 6s में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सके, वो अनपेयर कर सके, ठीक है, क्योंकि जब तक वो देखो एक्साइटेशन के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है ना हमें, राइट, तो जब तक वो एक्साइट ही नहीं होगा तो वो फिर उस बॉन्ड कैसे बनाएगा, जब तक हमें 4 अनपेयर्ड नहीं मिलेंगे तो आयोडीन के साथ बॉन्ड कैसे बनेंगे, राइट। तो जब PbI का बॉन्ड बनता है इनिशियली ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू इम्पेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons around lead atom। तो ये जो तीनों बातें मैंने बता दी हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में, ये मैं पूरा चैप्टर नहीं करा रही हूँ, ठीक है, चैप्टर के बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 2 टाइप के मेनली ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो कौन से, ये मैं बात करूँ ग्रुप 14 के, MO और MO2, क्योंकि +2 और +4 मोस्ट कॉमन वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा वो बोल रहे हैं
जो ऑक्साइड्स हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, ये तो तुमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो अगर इसमें से आपसे क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे आपसे क्या क्या पूछना है इन्होंने, देखो भाई, CO2, SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, काशी गए शिव पार्वती, SnO2, PbO2, CO, SiO और अपना क्या बोलते हैं जर्मेनियम का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड, ये तो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, इसको हटा दो। अब आगे आओ, ये दोनों क्या है आपके एसिडिक है, ये तीनों इवन एसिडिक है, और ये वाले क्या है एम्फोटेरिक है। ठीक है, बेसिक नहीं है इसमें कोई भी, देख रहे हो, जबकि ग्रुप 13 में क्या था, बोरोन वाला एसिडिक, उसके नीचे 2 एम्फोटेरिक और फिर उसके नीचे 2 बेसिक, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले 3 एसिडिक, ये तो सबको याद रहता है, जनाबे अली ने गाया, जनाबे असली अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। अगेन ये भी एम्फोटेरिक, ठीक है, GeO एसिडिक, और ये CO क्या होता है न्यूट्रल, नो को नाश हुआ, NO, CO, N2 और वाटर आपके क्या होंगे न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आएगा। हाँ जी मैम ऊपर वाले तीनों जो है एसिडिक है। CO2, SiO2, GeO2 एसिडिक है, बाकी दोनों के एम्फोटेरिक है, टिन का और लेड का, ये लिखा हुआ। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं कर मतलब हो नहीं पाए थे, तो एक बार ये कर ले, फिर 15th वाले ग्रुप पे मैं चलूंगी, है ना। चलिए, ये सारे के सारे आपके 2025-24 के सवाल हैं, करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखना एक बार, खुद पढ़ो, इसमें कंफ्यूजन भी होगी तुम्हें नो डाउट, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और जो मैंने एक्सेप्शंस बताई हैं उसके बेसिस पे करते हैं। इंडियम, थैलियम, देखना एक बार, एल्यूमिनियम, ये तीनों एक ही ग्रुप से हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, हाँ या ना, एक ही फैमिली से हैं। काशी गए शिव पार्वती, ये लेड और ये टिन और जर्मेनियम। हमें ये पता है कि जो ग्रुप 14 होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ग्रुप 13 से, हाँ या ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा था ना फर्स्ट ही पूछेगा वो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको ऑफ द एलिमेंट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो हाईएस्ट वाली होगी वो तो आपके ग्रुप 14 से होगी किसी की, और लोवेस्ट वाली यहां से होगी, क्या कहते हो, राइट। चलो देख लेते हैं, तो इसमें आप ये देखो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो काशी गए, लेड की आती है ना पहले, तो लेड की लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया उसने, राइट। अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, हाईएस्ट कौन होता है इसमें, थैलियम होता है ना, W, देखो भाई, अच्छा ओके, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, अपने को बताना है तो हाईएस्ट वाली ग्रुप 14 में आएगी, तो ग्रुप 14 में हाईएस्ट जर्मेनियम है, लेड नहीं जर्मेनियम, और इसमें सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, इंडियम की। ठीक है, ये पूछा हमसे, तो अब देख लो जर्मेनियम की कौन सी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मोस्ट स्टेबल, आपकी कार्बन वाली किसमें आती है, +4 वगैरह दिखाती है, +2 +4, तो जर्मेनियम की तो +4 वाली होगी, बोलो हाँ या ना, तो +4 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इंडियम की कौन सी होगी, +3,
डन। मैम लेकिन डाउन द ग्रुप तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अरे बाबा, इंडियम की तो +3 होती है ना स्टेबल, थैलियम की होती है ना +1। इनर्ट पेयर इफेक्ट इस पे लगाओगे भाई, दिखाता है इंडियम +3 +1, बट +3 इज मोस्ट स्टेबल, तो +4 +3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये है ना थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर तुमने पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक मत छोड़ के आना, थोड़ा सा देखो पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि घुमा रहा है वो क्वेश्चन में थोड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? थर्ड आएगा। फिर से समझाना है तो बोलो, हो जाएगा क्या? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। आ गया इसका तो आंसर, आ गया होगा तुम लोगों का। ग्रुप 14 में आपको वो उसका एटॉमिक नंबर बताना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, तो गैलियम का सबसे कम होता है। तो अब गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ? अच्छा, अरे यार मैं खुद ही, इसका ग्रुप 14 का पूछा है ना, मैं 13 का क्यों बता रही हूँ। मैम तो 14 में ग्रुप 14 में कौन होगा? ग्रुप 14 देखो, अभी भी मैंने 13 लिखा, पता नहीं क्या लिख रही हूँ। ग्रुप 14 में अपने पास होता है काशी, गए, शिव, पार्वती, राइट। तो इसमें कार्बन सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता था, टिन का सबसे कम होता था, है ना। तो टिन का अगर सबसे कम होता था तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? बताओ बताओ बताओ। 50। 50 और 50। इसका कितना होता है अपना? कार्बन का 6 होता है, इसका 14 होता है। ठीक है, उसमें आप ऐड करते जाओगे तो ये 32 के बाद आ जाएगा आपका 50। तो 50 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो इसमें इसने पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ना इसको क्वेश्चन को। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 इज हायर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, विच इज करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ये एकदम ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 के वो ज्यादा होते हैं, इज इन आर इन जनरल मच हायर देन दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ये क्या हो गई अपनी स्टेटमेंट, क्योंकि ग्रुप 14 का तो बहुत ज्यादा आपको देखना देख रहे थे ना मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये देखो, ये तो अभी मैंने पढ़ा दिया तो तुम्हें ध्यान में आ रहा है, लेकिन उसी मूवमेंट पे ये चीजें ध्यान आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले नहीं पूछता था वो, लेकिन अभी थोड़ा सा पूछने लग गया है, तो थोड़ा सा आइडिया लेके जाना। ओके, ये हो गया। ग्रुप 14 एलिमेंट्स ए है, बी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एक की है 708 और एक की है 715। ओके, और वो कह रहे हैं कि जो दोनों जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो लोवेस्ट है अमंग देयर ग्रुप मेंबर, काशी, गए, शिव, पार्वती, यही है ना ग्रुप 14। तो ऑर्डर क्या होता है आयनाइजेशन का?
लेड आगे आ जाता है, यानी कि सबसे कम किसकी होगी वैल्यू, इनकी, यानी कि इनमें से कोई एक, हम लेड है, टिन है, और लेड कौन होगा अपना 715। 715 वाला, और टिन होगा अपना 708 वाला। ठीक है, यानी कि जो बी वाला है +4 है, तो लेड किस में जाना चाहेगा मैम, +2 में जाना चाहेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग तरह बिहेव करेगा। और टिन जो +2 में है वो किस में जाना चाहेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आंसर क्या होगा, बना तो वो एनसीईआरटी में से रह रहा है, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की, वो टेबल में से सवाल बना रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ के जा सकते हम लोग। नेक्स्ट आउट करना ये क्वेश्चन एक बार, हैंड रेस करिएगा, ठीक है। आर्यन आप बताओगे इसका आंसर, ठीक है। आर्यन की आवाज सुने बहुत दिन हो गए। हाँ आर्यन बताओ। 7 सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, मतलब CDE जो है तुम कह रहे हो करेक्ट है, ए क्यों गलत है, वाई ए इज रॉन्ग। मैम रेगुलर मैनर नहीं होता है उनका, मैम पढ़ने का, मैम खटने का, सॉरी। मतलब ये क्या डिक्रीज हो, क्या मतलब समझ ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, तुम रेगुलर मैनर नहीं होता क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों क्या होता है फिर, कार्बन मैंने क्या ऑर्डर होता है। मैंने इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से किया था मैम, बी तो सही है मैम, और मैम ई भी सही है। आप मुझे ये बताओ कि ए क्यों गलत है, मैम ए का नहीं बताया मुझे। क्यों नहीं पता, मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आपका ध्यान कहाँ है, कुछ और पढ़ रहे हो आप। नो। कोवेलेंट रेडियस, यस मैम मानो इस चीज को। हाँ पीर बख्श, ए क्यों गलत है, अगर गलत है तो तुम क्या कर रहे हो पीर बख्श, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे तक ना। रविंदर ए गलत है क्या, हाँ जी मैम। क्यों गलत है, इंक्रीज करता है मैम क्योंकि वो रेगुलर नहीं होता ना, तो थोड़ा सा ही गैप होता है, ज्यादा किसमें, नहीं। आपके पास कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड है, तो कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे बोला डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज तो कर ही नहीं रही, इंक्रीज करती है। और देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस, एक्सेप्शन तो तुम्हारी उसमें थी, किसमें, बैंगन आलू गाजर में। ये तो आपको अच्छा, ग्रुप 14 बोल रहा है, तो डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज होता तो सही होता, गलत है ये। मैम ये ए वाला नहीं समझा है, बस ऑप्शनल एलिमिनेशन से कोई। लेकिन आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए, अभी पढ़ा के आई हूं मैं। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली, ये भी गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कार्बन के बाद लेड की होती है सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम टिन की बराबर होती है, लेकिन वो तो कहता है कि घटती रही है, गलत हो गया है ना। मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की 4 होती है, जबकि बाकी अपना ऑक्टेट ये एक्सपेंड कर सकते हैं कोवेलेंसी, बिकॉज उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल ठीक है, तो सी ठीक है। हैवियर मेंबर जो है पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ये भी ठीक है। और कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये भी ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट।
ये वाला क्वेश्चन करो। आदर्श क्या होगा? मैम 2। 2। कौन कौन से हैं जो बिहेव कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैम लेड +4 और Tl+3। लेड +4 और Tl+3, ठीक है क्या? बताओ। अपना जो लेड होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ना, ठीक है? तो अगर लेड +4 में है तो आपका ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कब में जा सकता है? थैलियम +3 में ज्यादा स्टेबल नहीं है, +1 में ज्यादा स्टेबल है। तो ये किस में जा सकता है आपका? ये +1 में जा सकता है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। और टिन भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि Sn+2 में भी तो होता ही है ना, राइट? तो सॉरी, तो अगर Sn+4 में है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि Sn+2 वाले कंपाउंड नहीं मिलते, मिलता है टिन ऑक्साइड। तो अगर +4 में है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर तो सकता ही है। तो इसका आंसर टिन+4, थैलियम+3 और लेड+4 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा फिर? करेक्ट होगा। मैम हाँ जी। +2 और +4 में से ज्यादा स्टेबल +2 होती है टीन की? नहीं, टिन की स्टेबल तो आपकी +4 ही होती है, लेकिन +2 वाले कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो वो कह रहा है दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +4 वाला कर सकता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव। हम पर वो लो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा क्यों? बेटा कम, लेकिन ऑक्साइड तो मिल रहे हैं ना उसके भी, ओके मैम। ठीक है? तो ये भी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है? एनटी ने इसका आंसर मेरे ख्याल से 3 ही दिया है, ठीक है? ये वाला देखो एक बार, मैं फिर भी देख लेती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए इसका आंसर। ये वाला करना। मैं क्रॉस चेक भी करती हूँ एक बार। ये वाला करो। सिलिकॉन SiO2 और GeO2 आपके एसिडिक होते हैं, एक्टिन और लेड एम्फोटेरिक होते हैं, तो ठीक है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी पाई डी पाई पी पाई होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो हो गई आपकी फॉल्स हो गई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 SiO2 GeO2 टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड CO एंड GeO। एम्फोटेरिक बताने हैं, आओ जी। टिन का एम्फोटेरिक होगा, लेड का एम्फोटेरिक होगा, और बस यही 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है क्या? बताओ, सोच लो सारे। गलत है, क्योंकि लेड की ज्यादा होती है, ठीक है? अब इसमें क्या है ग्रुप नंबर 14 में कि मेटेलिक
नॉन मेटेलिक और मेटेलॉइड, ये सारे ही होंगे, है ना। कार्बन आपका नॉन मेटल हो गया, सिलिकॉन भी, और आपका ये क्या बोलते हैं जर्मेनियम, ये आपके मेटेलॉइड्स हैं और नीचे जाते हैं वक्त मेटेलिक करेक्टर, तो ये ठीक है। तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 15 पे, ठीक है। और हाँ, इसका जो है मैं देख रही हूँ एक जगह पे इसका आंसर 3 दिया हुआ है और एक जगह पे इसका आंसर 2 दिया हुआ है, लेकिन जो साइट ज्यादा बिना एरर के करती है लाइक आंसर होते हैं, वहां पे इसका 2 ही दिया हुआ है आंसर। तो इसका आंसर फिर आप 2 ही करोगे, 3 नहीं करोगे। रीजन यही है, 2 ही करोगे इसको। रीजन ये है, जो अभी आदर्श ने बोला वो बिल्कुल सही बोला था उसने, कि 10 + 4 में स्टेबल होता है, तो +2 में टेंडेंसी उसकी कम होगी। उसने पूछा आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर हम इसको 10 + 4 को नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आता है तो तुम्हें ये देखना है जिस स्टेट में वो स्टेबल होगा उसी की बेसिस पे आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओगे, राइट। तो जो आपका मेथन गो है उस पे जो है आंसर ये दिया हुआ है, और वो काफी ट्रस्टेबल साइट होती है, उस पे चेक करना आंसर, ठीक है। तो 2 इसका फाइनल आंसर होगा, 3 मत करना और लिख लो इसको कहीं पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी सवाल हो जाता है फिर, राइट। तो जो मोस्ट स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसी के हिसाब से आप आंसर बता के आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा ग्रुप नंबर 15 पे। अब ग्रुप नंबर 15 मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाया था आप लोगों को, तो पता नहीं आप लोगों ने कब रिवाइज किया है कब नहीं किया है, तो एक बार देख लेते हैं। चलो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आधे बच्चे तो सो ही रहे क्लास में। हाँ जी, तो गर्व मुझे ये बताओ आप कि ग्रुप 13 में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। बाकी किसी से भी पूछ सकती हूँ, बताइए। क्या होता है संदीप ऑर्डर? सो गए हैं, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डाउन द ग्रुप घटेगी, बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? मतलब इतनी बार भी बताने के बाद भी तुम्हें नहीं याद है, फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? तुम लोग पेपर में क्या करने वाले हो? डाउन द ग्रुप घटेगी क्या? ये फिर मैं क्यों बता रही हूँ डब्ल्यू बना बना के? मेरे क्या दिक्कत हो रही थी बार बार डब्ल्यू बना के दिखा रही हूँ? तो अगर रेगुलर डिक्रीज होगा, अब देख लो तुम क्या पढ़ रहे हो, फिर मेरे को मत बोलना केमिस्ट्री में स्कोर नहीं आता। आओ इधर। हाँ 15 मिनट है हमारे पास। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए तुम लोगों को, एटॉमिक मास छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होने चाहिए। NH2 NP3 होती है जनरल। आर्सेनिक में डी में इलेक्ट्रॉन भर चुका है, एंटीमनी में डी में इलेक्ट्रॉन भर चुका है, बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन भर चुका है 14 में, है ना। अब बात करते, देखो जब हम, तुमने नोटिस किया होगा 13 14 में ज्यादा एक्सेप्शन है एज कंपेयर टू बाकी सब, क्योंकि जो आपका 13 और 14 वाला एलिमेंट वो है, ग्रुप है, वो डी ब्लॉक के पास है थोड़े, है ना। डी ब्लॉक वाले फिर 13 14 चालू हो जाता है, राइट। तो डी ब्लॉक आपको पता है ऐसा एक वो है पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक जहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन होती है। तो इसके साथ जो लगने वाले ग्रुप है ना 13 14, उसमें ज्यादा एक्सेप्शन होती है। जैसे आप 14 से दूर जाते जाते हो कम एक्सेप्शन होती जाती है, इसीलिए कहते हैं 13 14 से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है 1400, 1000, 947, 834, 703। मैम याद करना है, नहीं करना काटा लगा दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। मैम 3 से 2.1 घटी, लेकिन ये बराबर याद करना है, बिल्कुल करना है, करो। कार्बन और कार्बन कह रही हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर आपका एंटीमनी और बिस्मथ की क्या होती है? बराबर होती है। नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार,
नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये क्यों फ्लक्चुएशन आ रही है? फ्लक्चुएशन इसी वजह से आ रही है, आपके डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है इसकी वजह से हो रहा है। कोवेलेंट रेडियस की बात करूं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए साइज, 70 से 110 बड़ा, 121 बड़ा, 141 बड़ा, 148 बड़ा। लेकिन नाइट्रोजन और फोस्फोरस में ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, 40 का डिफरेंस। जब तुम आगे जा रहे हो तो इतना नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे तो सिर्फ 7 उसका डिफरेंस है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बिस्मथ में एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आयनिक रेडियस करना है मैम? नहीं करना, आयनिक रेडियस इसका नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बेझिझक छोड़ दो। हाँ आई नो एक्सेप्शन दिख रही है इसमें, लेकिन नहीं करना है। मेल्टिंग पॉइंट करना है, हाँ मेल्टिंग पॉइंट आपको करना है। मेल्टिंग पॉइंट पे ऑर्डर आता है, देखो इसमें क्या करना है अपने को, इधर देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो ये आप बोल सकते हो मास कम है, इतना ज्यादा ना बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है ना मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है तुम्हें? आर्सेनिक का दिख रहा है, फिर एंटीमनी का दिख रहा है, फिर बिस्मथ का दिख रहा है, फिर आपको फोस्फोरस और लास्ट में आपको नाइट्रोजन का। तो अगर तुम सिर्फ ये याद रख लेते हो कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का सबसे कम, तो भी बात बन जाएगी। बट अगर तुम ऑर्डर याद कर सको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना एनसीईआरटी में दे रखा है ये एक्सप्लेन करके, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फोस्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट आप ज्यादा नहीं भी लर्न करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ? देखो, क्योंकि ना बॉइलिंग पॉइंट में इतनी इरेगुलरिटीज नहीं है। देखना एक बार, 77 से बड़ा मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ये बड़ा 1800, ये भी बड़ा, लेकिन ये कम हो गया। और बिस्मथ का इतना ज्यादा, हम केमिस्ट्री में तुम देखोगे ना, बिस्मथ का इतना कोई कुछ नहीं पूछता, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रख लो, बस खत्म। ठीक है, और नहीं करना तुम्हें। ये मैंने कुछ यहाँ पे अपने पॉइंट्स डाले हुए एनसीईआरटी के, देखो ये अभी अपना ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि आर्सेनिक टू बिस्मथ स्मॉल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रीजन उन्होंने बता रखा है। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आप लोगों को पता है 15 वालों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो उनकी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है, मच ग्रेटर देन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी है मैंने तुम लोगों को, है ना, एंटीमनी बिस्मथ की बराबर होती है। मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑर्डर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5, यानी कि +5 वाले और आपके +3 वाले। ये ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना तुमसे एसिडिक बेसिक पूछे जाएंगे, तो आपको पता हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा एसिडिक होंगे। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे N2O3 फोस्फोरस का ऑक्साइड और आपका आर्सेनिक का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड और बिस्मथ का ऑक्साइड, तो क्या होगा देखना एक बार। ये एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये एम्फोटेरिक है, याद आ रहा है ट्रिक से, और ये आपका मतलब जितने भी ये है ना, ये तो सब पढ़ के जाओगे तुम 13, 14 और 15। यहाँ पे एसिडिक कौन है? बेसिक, एम्फोटेरिक, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बन के ही रहेगा तुम्हारे पेपर। बॉइलिंग पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। नाइट्रोजन के, हाँ एक और ये पॉइंट ध्यान रखना कि नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं? एलोट्रोपी यहाँ पे दिखाते हैं। ये एक पॉइंट है ना, जो आप लोगों को याद रखना है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। ठीक है, और एक बिस्मथ का वैसे तो +5 वाला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन BF5 मिलता है, याद आ रहा है। हालांकि इसमें मैंने नहीं डाला है, बट ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिमरन है क्या क्लास में? ठीक है, सारे बच्चे हैं।
ठीक है, फिर आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे क्या है, इन केस द नाइट्रोजन, देखो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के केस में जितने भी तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, +1 से लेकर +4 में, क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो नाइट्रोजन -3 से +5 में दिखाता है ना, तो अगर वो +1 से +4 किसी में भी है तो +1 से वो कम में भी जा सकता है और ज्यादा में भी जा सकता है। क्या कहते हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, यस और नो? तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे ये एक एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, देखना एक बार। यहाँ पे नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। यहाँ पे किसमें है देखना, +5 में, और यहाँ पे किसमें है, +2 में। तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखोगे, एनएन बॉन्ड वीकर होता है सिंगल पीपी बॉन्ड से। क्या ये पता है तुम लोगों को? मैंने कहा था ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ पे भी आया है, जो आपका 2000 क्या बोलते हैं 25 वाला था पेपर, वहां पे भी आपका ये आया था। एनएन बॉन्ड वीकर क्यों होता है? क्योंकि देखो नाइट्रोजन का जो डिस्टेंस होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, वो कम होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, यस और नो? ठीक है, जबकि फोस्फोरस का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें रिपल्शन के कारण क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, वीक होगा तो वीक होगा, यानी कि पीपी से क्या होता है, एनएन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। रीजन, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो ये ध्यान रखना, हमें क्या लगता है ना, इधर आओ, बॉन्ड वीक है, दूर जाएगा बॉन्ड बढ़ जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ, वो रीजन बता रहा है कि क्यों वीक है। रीजन इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस कम है, रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए वो बॉन्ड क्या है आपका, वीक है। ठीक है, ये पेपर में आया था और आधी से ज्यादा जनता गलत करके आई थी कि बॉन्ड लेंथ स्मॉल तो नहीं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वो बिल्कुल यही लिखा हुआ था, वो इसके बारे में बता रहा है कि रिपल्शन क्यों हो रही है और एनएन बॉन्ड वीक क्यों है। हाँ, गौरव ने पूछा है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जिसका एक से ज्यादा एलिमेंट का एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हो सेम एलिमेंट के, जैसे कार्बन का आप देखते हो एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, जैसे फोस्फोरस का ब्लैक फोस्फोरस हो गया, रेड फोस्फोरस हो गया, व्हाइट फोस्फोरस हो गया, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है जी, उसके अलावा हम बात करते हैं बेसिसिटी के। मैम ये एलिमेंट्स +3 में कौन कौन सा एलिमेंट +3 में? नाइट्रोजन फैमिली के। नाइट्रोजन फैमिली के सारे +3 में होंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा। नाइट्रोजन +3 में होगा तो हो जाएगा, वो +3 से कम में भी जा सकता है, और ये भी। मान लो कोई नाइट्रोजन फैमिली का +3 में ही, उससे कम में जा, मतलब है ही नहीं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर तो वो नहीं शो कर पाएगा डिस्प्रोपोर्शनेट। एनसीईआरटी की लाइन है जो तुमने पूछी है। ठीक है, यस। उसके अलावा बेसिसिटी डिक्रीज करती है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी क्यों डिक्रीज करती है बताया था मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज ध्यान से देखो ना, छोटा है ना सब में, तो यहाँ पे छोटे से नाइट्रोजन का साइज क्योंकि सबसे छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है छोटे से एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बेटर डोनर है। इसको आप ड्रेगोज रूल के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वो जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की अब तो, कि मेरे को नया कुछ पढ़ाना पड़ जाए। तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, नाइट्रोजन का सबसे, अमोनिया का ज्यादा, फोस्फिन, आर्सिन, फिर इस तरीके से चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बता रखे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, NH3 exhibit hydrogen bonding in solid as well as in liquid state. Because of this, it's higher melting point and boiling point than that of PH3. Important point है बेटा ये। मैम एक बार बेसिसिटी को ऑर्डर का रीजन दोबारा बताना। नाइट्रोजन का साइज छोटा है अपने फैमिली में,
जिसकी वजह से अब छोटे से साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, इनका साइज बड़ा है, फैली हुई है, ठीक है, तो अगर छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है तो ये ज्यादा बेटर डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एज कंपेयर टू बाकी सारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में। लेकिन इसका जो रियल रीजन होता है, ये भी तुम बोल सकते हो, लेकिन इसका जो रियल रीजन होता है वो ड्रैगोस रूल में होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो आपके pH3 आर्सेनिक और ये है ना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो s ऑर्बिटल में ही रहते हैं प्योर, जबकि NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, sp3 ना, तो जो ये लोन पेयर है ना वो sp3 में रहता है, तो परसेंटेज s करेक्टर s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक्चुअल रीजन वैसे ये होता है, बट ये भी तुम बोल सकते हो, कोई गलत नहीं बोल रहा इस चीज को। मैम उसके अलावा हाँ नितांत, वो बोलो। ऐसा भी होता है ना कि वो ये जो पी बॉन्ड, मतलब जैसे ये किसी एलिमेंट की भी बॉन्ड है तो वो बॉन्ड अगर लंबा होगा तो वो वीक होगा, जल्दी टूट सकता है, ऐसा कुछ। एसिडिटी में होगा वो, एसिडिक करेक्टर में। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर बेसिसिटी को ऐसे अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो BiS3 ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, H छोटू है, साइज बिस्मथ का बड़ा है, बॉन्ड वीक होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो एसिडिक करेक्टर में आप वो चीज बोलते हो, ठीक है, जनरली उस चीज के लिए। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, ठीक है, उस केस में, ठीक है। इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट ये चीज थोड़ी डिफरेंट है बेटा, ये मैं सब तभी मैंने जान करके जोर दे के बोला। यहाँ पे ना ये जो बोल रहा है ना, ये रीजन इसका है कि एनएन बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि ये पीपी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, साइज बढ़ता है ना डाउन द ग्रुप बेटा, तो पीपी के बीच में डिस्टेंस है ज्यादा। हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई एनएन बॉन्ड इज वीकर, वो इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम है, रिपल्शन हो रही है। अब छोटी चीज है, लोन पेयर भी है, रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड वीक हो रहा है। और पीपी का बॉन्ड क्योंकि मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, लेकिन रिपल्शन इतनी नहीं हो रही जितनी एनएन में हो रही है, इसीलिए एनएन का बॉन्ड ज्यादा वीक है सिंगल पीपी से, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था वहां पे, ठीक है, ठीक है। ये वाला आप लोगों को याद करना है। देखो इधर सबसे पहले मैं अगर डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, बोलो 389, 322, 297, क्यों, बिस्मथ का साइज बड़ा, हाइड्रोजन का छोटा, बॉन्ड वीक होगा। देखो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, नीचे बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का क्या सीन है, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, क्यों घटता है भाई बॉन्ड एंगल, आना एक बार, है क्या जगह, देखो एंग क्यों घट रहा है, कंपेयर करना एक बार। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फॉस्फोरस से, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना, इसमें क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, यस और नो। देखो इधर इसमें कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी जो इसके मेंबर हैं। तो देखो ना इन सबका लगभग लगभग 90 के आसपास एंगल, ठीक है। तो एक ये तीन चीज ध्यान रखोगे। ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को। देखो मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया का है, किसका है, ध्यान से देखो, अमोनिया का। और बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम देखोगे तो बिस्मथ का ज्यादा है। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखो। तो मेल्टिंग पॉइंट में, ये मैंने पहले पता था, मेल्टिंग पॉइंट में उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखो तो एंटीमनी का है, फिर उससे कम आर्सेनिक का है, फिर सबसे कम फोस्फीन का है। तो उसके बाद उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस जो है कंसिडर किए हैं, क्योंकि आपको पता है मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समझ आई। मेल्टिंग पॉइंट में पहले उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर किया है, देन वंडरवॉल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट में उन्होंने रिवर्स कर दो, पहले वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए हैं, जब भी देखो इधर देखो
बिस्मथ का पेपर में तुम्हें शायद नहीं भी दिया जाएगा, तो टेंशन मत लेना, एंटीमनी से भी दिया जा सकता है। तो 290, 254, 254 पहले वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किया है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर किया है, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किया है। कॉमन एक चीज है कि pH3 का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो फिर से सुन लो, मेल्टिंग पॉइंट में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि NH3, फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि एंटीमनी, आर्सेनिक और फिर फॉस्फेट। ठीक है, इनको रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले वंडरवॉल फोर्सेस उसने किए हैं, तो यानी कि बिस्मथ का, एंटीमनी का, है ना, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर आपको वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि आर्सेनिक और फॉस्फेट। ठीक है, तो ये टेबल करके आएंगे। बाकी ये पॉइंट है, ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। मतलब जितने भी ट्राई हैलाइड्स है इसके, किसके, जो ये मैं नाइट्रोजन फैमिली के बता रही हूँ, नाइट्रोजन को छोड़ के सारे स्टेबल होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, ये ध्यान रख ही लेना। तो वैसे आया तो नहीं हुआ इतना पेपर में, बट स्टिल याद रख लेना, NF3 ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी हम 16, 17, 18 कल करेंगे और डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस भी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है।